चलो हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। कल लास्ट क्लास के अंदर में मैंने 29, 30, 31 ये शायद 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे आपको, जो आप लोगों ने ट्राई भी किए होंगे। 29 टाइप का जो क्वेश्चन है, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन फॉर 16 मार्क। 16 मार्क का क्वेश्चन आएगा अगर कैश फ्लो पे, तो वो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। किस्मत अच्छी रही तो थोड़ा हल्का भी आ सकता है, बट इस तरीके का क्वेश्चन या इससे लेवल या इसके इर्द गिर्द ही वो क्वेश्चन मंडराता है। ये मॉडरेट बोल सकते हो 16 मार्क के लिए, दिस इज द मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको लगेगा 16 मार्क का कैश फ्लो का क्वेश्चन कि आपको आता है, ट्राई टू सॉल्व दैट एट लास्ट। लास्ट मतलब एटलीस्ट आफ्टर 1 and 1.5 आवर। उसके पहले ना 40-45 मार्क का वो वाला सिलेबस, वो वाला पोर्शन सॉल्व कर लो जो एटलीस्ट आपको 40-45 तक पहुंचा दे। क्योंकि कैश फ्लो माइट टेक टाइम। एडजस्टमेंट एक आधा डिफिकल्ट कर दिया तो उसको अलग ही समय लग जाता है, हम अलग ही ट्रैक से भटक जाते। और इन एग्जाम एवरी एवरी टाइम जस्ट रिमेंबर, आपको अकाउंट्स का एक सिंपल फंडा बताता हूँ। अकाउंट्स में ये फंडा बचपन में भी एप्लीकेबल है। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना अकाउंट्स के, तो अकाउंट्स के क्वेश्चंस जो है वो 3 पार्ट में होने चाहिए। पेपर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यू शुड सॉल्व अकाउंट्स के क्वेश्चंस इन 3 पार्ट। पहले थियरी पार्ट सॉल्व करना है आपने, सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? थियरी क्वेश्चंस। इफ़ यू नो, इफ़ यू लर्न, स्पेशली एएस के जो क्वेश्चन है, ना 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 ना, यू कैन नॉट डिनाई दिस। यू कैन नॉट डिनाई दिस। इफ़ यू वांट टू गो थ्रू गुड मार्क, इफ़ यू वांट टू गो थ्रू एग्जाम विद अ गुड मार्क, गुड मार्क क्या पास ही होना है तो भाई एएस की थियरी पढ़ के ही जाना पड़ता। 15 मार्क के क्वेश्चन थियरी क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन रहते, क्वेश्चन नंबर 7 में 1 क्वेश्चन रहता। जब मैं बोलता हूँ बेटा ये एएस के क्वेश्चन है, उसमें से 3 क्वेश्चन थियरी मार्क के रहने वाले हैं। 14 मार्क हो जाते, सॉरी 15 मार्क नहीं होती। कितने मार्क का थियरी क्वेश्चन रहने वाला है आपके? 14 मार्क। तो क्या आपके पास जीवन में ऑप्शन है क्या 14 मार्क की थियरी? 14 मार्क का पेपर छोड़ के आना इज अ ह्यूज रिस्क। 14 मार्क बोले तो इट्स बिकम अ ह्यूज रिस्क। तो ये थियरी क्वेश्चन आप लोगों ने पहले सॉल्व करना है, ये थियरी क्वेश्चन आप लोगों ने पहले सॉल्व करना है, ठीक है। उसके अलावा एक थियरी क्वेश्चन और आने वाला है आपका 4 मार्क का, अदर चैप्टर का। लास्ट पेपर, लास्ट वाले क्वेश्चन में 2 थियरी क्वेश्चन रहते हैं मेजरली 7 प्रॉब्लम के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में आप लोग सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चंस विच विच आर नॉट टैलीड। नॉट टैली, सर ये नॉट टैली वाले क्वेश्चंस मतलब क्या? नॉट टैली वाले क्वेश्चंस मतलब क्या? इसके अंदर में आपके जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन आते हैं। जर्नल एंट्री टैली होती है क्या? जैसा शेयर सॉल्व किया हमने, डिबेंचर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, दे डोंट टैली। उसमें बैलेंस शीट होती है जो टैली होती है, बट पूरा का पूरा क्वेश्चन बैलेंस शीट पर निर्भर नहीं रहता ना। जर्नल एंट्री रहती है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। सर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके सिलेबस में आएगा जब मैं डिविडेंड पॉलिसीज पढ़ाऊंगा, उसमें कैलकुलेशन है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में कैलकुलेशन है। एक इंश्योरेंस क्लेम नाम का चैप्टर है, उसके अंदर में कैलकुलेशन है। दे डोंट टैली ना। कैलकुलेशन लास्ट में आपको पता नहीं चलता कि आप सही हो या गलत हो, आप सिर्फ सॉल्व करके आ जाते हो। तो क्या होता है ना, अगर आप शुरुआत में और लास्ट में क्या लोग सॉल्व करोगे, दो क्वेश्चंस विच आर टैलीड, जो टैली होते हैं लास्ट में वो सॉल्व करोगे। कई टीचर्स बोलते हैं कि टैली होने वाले क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो, मेरी बात मानो, वो मत किया करो। क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में गलती से वो क्वेश्चन टैली नहीं हुआ, एक सिली मिस्टेक की रहते टैली नहीं हुआ, जिसके चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, 60-70% चांसेस होते हैं कि एक बार में क्वेश्चन टैली नहीं होता। आप आपके घर के एकदम कंफर्ट में भी सॉल्व करो तो कई बार टैली नहीं होता ना। फिर हम ढूंढते, गलती जल्दी मिल जाती, मैं मना नहीं करूंगा, गलती जल्दी मिल जाती है, अरे ये रह गया, ये नहीं किया। बट एग्जाम के प्रेशर में अगर टैली नहीं हुआ ना, तो वो गलती फिर बहुत टाइम लगाती मिलने को, क्योंकि हम घबरा जाते, पैनिक हो जाते। अरे टैली नहीं हुआ, मैं तो इसके भरोसे बैठा हुआ था, 16-18 मार्क तो मेरे यहीं से मिलने वाले थे, वगैरह वगैरह। ये सब के सिचुएशन में पैनिक हो जाते हैं, और उसका पैनिक का इम्पैक्ट बाकी क्वेश्चंस पे पड़ जाता है। टाइम पे थेरीज याद नहीं आती, टाइम पे जर्नल एंट्री हम उल्टी लिख देते, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट की जगह इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये सब हम गलती करते। कैलकुलेशन में 2+2 8 लिख के आ जाते। समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये सब सिचुएशंस का रॉन्ग इम्पैक्ट बाकी क्वेश्चंस पे पड़ता है। ये मेरा ओवर द पीरियड ऑफ 12 ईयर्स एक्सपीरियंस रहा है। जो बच्चों ने पहले टैली वाले क्वेश्चन सॉल्व किए वो 60-65 पे आ जाते। 12th की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड 12th के मार्क्स की बात कर रहा हूँ, कि वो क्वेश्चंस जो रहते हैं, वो बच्चे जो रहते 60-65 पे आते। जो इस सीक्वेंस से जाते, जो इस सीक्वेंस से जाते, दे स्कोर 85+, दे स्कोर 85+, ठीक है। 100 वाले जो बच्चे रहते हैं वो हमेशा यही तरीका फॉलो करते हैं, पहले वो थियरी पार्ट, फिर बाद में वो क्वेश्चन जो टैली नहीं होते, जर्नल एंट्री एंड कैलकुलेशन वाले, और लास्ट में वो क्वेश्चन जो टैली होते हैं। अगर आप ये सीक्वेंस आपकी ज़िंदगी में फॉलो करते हुए चलोगे तो गड़बड़ नहीं होंगी। तो कैश फ्लो का क्वेश्चन टैली होता है, कैश फ्लो का क्वेश्चन टैली होता है, और उसमें भी इतना बड़ा क्वेश्चन अगर रहे तो उसमें एक आध अजीब एडजस्टमेंट जरूर आएगा, एक आध अजीब एडजस्टमेंट जरूर आएगा। तो अजीब एडजस्टमेंट को सॉल्व करने को टाइम लगेगा, फिर आपके दिल में शक बैठ जाता कि ये एक तो एडजस्टमेंट मेरे से सही हुई या नहीं हुई, फिर वो क्वेश्चन टैली नहीं होगा, तो फिर और शक दुगना तिगना हो जाता, दुगना भी तिगना चौगना चला जाता।
फिर हम पैनिक हो जाते हैं। और पहला क्वेश्चन है 16 मार्क का, फिर हमारे दिमाग में कैलकुलेशन चलता है, उसको टाइम भी लगता है, 20-30 मिनट आप लगाओगे उसके पीछे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फिर क्या होता है, फिर हम पैनिक कर जाते हैं कि 30 मिनट हो गए और मेरे 16 मार्क भी सिक्योर नहीं हुए, 30 मिनट हो गए और मेरे 16 मार्क भी सिक्योर नहीं। और वहीं ये जो 14 मार्क की थ्योरी क्वेश्चन है, हार्डली 5-5 मिनट भी लगता है, 15 मिनट में आप 14 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। एंड वैल्यूअर्स आर हैप्पी टू चेक थ्योरी क्वेश्चंस। वैल्यूअर्स समझो, दे आर हैप्पी टू चेक, दे आर हैप्पी टू गिव यू मार्क्स व्हेन इट कम्स टू योर थ्योरी क्वेश्चंस। रीजन क्या है, थ्योरी क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग नहीं देनी होती है ना, थ्योरी क्वेश्चन में आइदर यू आर राइट आइदर यू आर रॉन्ग, तो मार्क्स देना उनके लिए बहुत आसान होता है थ्योरी क्वेश्चन में, दे दे नंबर दे दे। और वहीं अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप गलत हो तो थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता है, इस गलती के कितने काटूं, इस गलती के कितने काटूं, इस गलती के कितने काटूं, तो वो इरिटेट होकर ज़्यादा काट देता है। शुरुआत में जब वो पेपर लेता है किसी नए व्यक्ति का हाथ में, तो ही हैज स्कोप कि भाई नंबर दे देता हूँ, बढ़ा देता हूँ उसको, जल्दी आगे बढ़ जाता हूँ मैं, इसका पेपर खत्म करके अगले पेपर पे जाता हूँ। तो उसका फायदा थ्योरी क्वेश्चंस पे आने दो, उसका फायदा थ्योरी क्वेश्चंस पे आने दो, तो क्या ज़्यादा नंबर आप बचा पाओगे। थ्योरी में नंबर मिलने थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, बट अगर आपने शुरुआत में सॉल्व किया तो ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, थोड़े ज़्यादा नंबर्स आपको मिलने के चांस रहते हैं। यहाँ 2 नंबर मिलना चाहिए था, वहाँ 3 नंबर मिल जाता है, तो 2-3 यानी 3-4 नंबर का फर्क पड़ जाए तो भी बहुत फर्क पड़ जाता है हमारे एग्जाम में, पास होने के लिए काफ़ी होता है वो सब नंबर। तो पहले थ्योरी क्वेश्चंस, फिर ऐसे क्वेश्चंस जो टैली नहीं होते, फिर ऐसे क्वेश्चंस जो टैली होते हैं। ये चेक करने को भी आसान रहता, थ्योरी क्वेश्चन चेक करने को आसान रहता, जो क्वेश्चन टैली नहीं होते वो चेक करना आसान रहता, जो टैली होते अगर वो टैली नहीं हुआ तो फिर चेक करना डिफिकल्ट हो जाता, टैली हुआ तो वो चेक करना आसान रहता, बट टैली नहीं हुआ तो डिफिकल्ट होता। आई होप आपको सीक्वेंस समझा कि किस सीक्वेंस में आपने आपका पेपर सॉल्व करना है। अब उसमें देख लेना, पहले से पेपर में सॉल्व करने जाने से पहले ही आपने आपका रोड मैप क्लियर कर देना, ये चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैं पहले सॉल्व करूंगा या करूंगी, या ये वाले क्वेश्चंस के चैप्टर्स में बाद में सॉल्व करूंगी, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा माइंडसेट पहले से बना के जाना है, बट ये रिजिड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में होता है ना, हम कोई ना हर टॉपिक में से हर चैप्टर में से एक आध टॉपिक हमारे लिए वो रहती है, अंधेरी गुफा रहती है जहाँ हम नहीं जाना चाहते, हर चैप्टर में रहता। मैं नहीं बोल रहा पूरा चैप्टर डिफिकल्ट रहता, एक आधा हर बच्चे को रहता है यार, या तो आपने वो क्लास मिस कर दिया रहता है, मूड खराब रहता है, जिस दिन मैंने वो कंसेप्ट पढ़ाया तो ध्यान नहीं रहता वगैरह, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से हर चैप्टर में एक आध टॉपिक अंधेरी गुफा रहती है। तो वाला क्वेश्चन अगर उस चैप्टर का आ गया और आप वो पहले सॉल्व करने वाले थे तो अवॉइड दैट, वो पर्सनल जजमेंट रहता। फंडा सिंपल है, थ्योरी नॉन टैली टैली, ये सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना है, थ्योरी नॉन टैली टैली। नॉन टैली में मेजरली जर्नल एंट्री और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, और टैली के अंदर में आपके वो बचे हुए सारे आ जाते हैं, बैलेंस शीट बैलेंस शीट वगैरह वगैरह वगैरह। क्लियर है, आई होप आपको सीक्वेंस समझ में आया, ठीक है। और एक चीज़ और है, टैली वाले क्वेश्चंस को कैलकुलेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है प्लस माइनस करने के लिए, तो लास्ट में आप फ्रीली जब कैलकुलेटर फ्री माइंड से जब कैलकुलेटर यूज़ करते हो गलती नहीं होती कैलकुलेशन में, शुरुआत में ना गलतियाँ बहुत होती है फिर कैलकुलेशन। क्या रहता है आपको एक चीज़ बताओ तो, सुबह एग्जाम के वक्त हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए जब पढ़ाई करते हैं तो हम एग्जाम सुबह कैलकुलेटर नहीं वापरते, एक दिन पहले तक अपन सारे कैलकुलेशंस करते रहते, मॉर्निंग में नहीं करते ना अपन, मॉर्निंग में अपन थ्योरी पे ध्यान देते, इंडेक्स विंडेक्स पढ़ते, एडजस्टमेंट जो इंपॉर्टेंट रहती वो पढ़ते, तो हमारे को कैलकुलेटर वापरने की आदत नहीं रहती। और आप पहला ही क्वेश्चन ऐसा लोगे जिसमें हेवी कैलकुलेशन है, तो आपको नहीं लगता अपना हाथ उतना खुला हुआ नहीं रहता ना। और वहीं अगर आप जर्नल एंट्री वगैरह वाले या छोटे छोटे कैलकुलेशंस ये टैली वाले क्वेश्चंस के पहले कर लो तो थोड़ा वार्म अप हो जाता है, थोड़ा हाथों का वार्म अप हो जाता है, तो फिर वो है, तो ये साइंटिफिकली साइंटिफिकली थॉट प्रोसेस है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। 5-6 मार्क का फर्क पड़ जाएगा ये सब ऐसा सॉल्व करोगे तो 5-6 मार्क का पक्का फर्क आपके जीवन में पड़ जाएगा। 3-4 मार्क वैल्यूअरी थ्योरी में थोड़े ज़्यादा छोड़ देंगे, और 3-4 मार्क आपकी गलती अवॉइड होके मिल जाएंगे, अवॉइड होके आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, रादर 10 मार्क का भी फर्क पड़ सकता है, बट फर्क ज़रूर पड़ता है बेटा, ठीक है। 12th में तो बिल्कुल 20-25 मार्क का फर्क पड़ता है, इंटर में 15 मार्क का फर्क पड़ेगा, 10-15 मार्क का फर्क पड़ेगा, ठीक है। बट वही है, पास और फेल में 10-15 मार्क का ही फर्क रहता है। 188, 199, 195 पे जो फेल होता है ना, उससे 10-15 मार्क का फर्क का दर्द समझो क्या होता है, ठीक है। ऐसी क्लास आप जाने दो, फिर कभी बताऊंगा। आपको पता है कि इंटर ग्रुप 1 में कितने नंबर पे पास हुआ था, इंटर ग्रुप 1 में कितने नंबर पे पास हुआ था आपको मालूम है क्या? आई नॉट क्लियर इट इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट, ये भी मैं बता देता, आई टुक 2 अटेम्प्ट्स, क्योंकि मैंने टैक्स को बहुत हल्के में ले लिया था। 28 मार्क मिले थे मेरे को पहले अटेम्प्ट में टैक्स में, 28 मार्क्स। मैं वैसे पास था, अकाउंट्स और कॉस्ट के भरोसे मैं 200 के ऊपर था, मैं 200 के ऊपर था,
बट 202 वगैरह कुछ थे अकाउंट्स। टैक्स में मेरे को 28 मार्क मिले, 12 मार्क और मिल जाते। कितने मार्क बोल रहा हूँ मैं, 12 मार्क टैक्स में। आई कुड हैव क्लियर्ड इट, बट 28 मार्क मिले। समझ दर्द, दर्द जो भी है जाने दो। और एग्जाम्शन नहीं है, एक भी पेपर में एग्जाम्शन नहीं है। अकाउंट्स में कुछ अराउंड 58 59 थे, कॉस्ट में 55 56 वगैरह कुछ थे, और लॉ में भी उसी के रेंज में वगैरह कुछ आए थे। तो इट वाज सो पथेटिक। जाने दो, वो घूर रही है, दिव्या घूर रही है, सर कितनी बुरी किस्मत। जाने दो। फिर उसके बाद हमने पढ़े टैक्स को। तो टैक्स को इग्नोर मत करो, टैक्स पे कई बार फंसा देती है इंस्टीट्यूट। दो सब्जेक्ट आपके हमेशा खतरनाक रहेंगे हर एग्ज़ाम में। इन दो सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट का पेपर बहुत ही डिफिकल्ट रहता, जो समझ में नहीं आता। एक या तो टैक्स या तो दूसरा अकाउंट्स, बिकॉज इंस्टीट्यूट वांट यू टू बी एक्सपर्ट इन दिस टू सब्जेक्ट्स। इंस्टीट्यूट वांट यू टू बी एक्सपर्ट, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कॉस्ट का सब्जेक्ट जो है ना, कॉस्ट उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ अपना। कॉस्ट में 60 70 तक के स्कोर करने की कोशिश करो, कंपनसेट कर देता हो बाकी सब्जेक्ट को। चल बढ़ते आगे। The following data were provided by accounting records by RAN Limited at the year end 31st March 2011. Income statement दिया हुआ है, sales, gross cost of goods sold। एक बार इसमें नॉन ऑपरेटिंग में हाईलाइट कर दूं क्या, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश। इसमें है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑफ 37,000, तो दैट इज नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश। अदर इनकम में अगर माइनस में लिखा है तो वो एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेड, डोंट यू थिंक इंटरेस्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड फाइनेंसिंग है तो नॉन ऑपरेटिंग हो गया। इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया, नॉन ऑपरेटिंग हो गया। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग, इवन लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट नॉन ऑपरेटिंग है, दोनों नॉन ऑपरेटिंग है। 8,000 का नेट लॉस हुआ है आपका, एंड इनकम टैक्स इज 7,000। इट्स सिंपल बैलेंस शीट विच आई कैन से। अगला क्या, सिंपल स्टेटमेंट है। अगला क्या है, उसके बाद में कंपेरेटिव बैलेंस शीट दिया हुआ है। प्लांट बड़ा है, 1 मिनट, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग थोड़ा छुप गए इसके अंदर में। कौन, मेरी गलती नहीं है, मॉड्यूल में ऐसा लिखा हुआ है। पंद्रह हजार का कैश कहाँ पे लिखा है, 15,000, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। ऐसा ही किया है क्या, ओपनिंग क्लोजिंग, यस और नो। अगर ऐसा किया है तो आप सही हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं ठीक कर देता हूँ नेक्स्ट एडिशन के लिए, नहीं तो दिक्कत की दिक्कत कैरी हो जाएंगी आगे। क्या है, 10 11 है ना, 2010 और 11। ये ठीक है, अभी समझ में आया। ओपनिंग क्लोजिंग है, फ़र्क समझा दोनों का। ओपनिंग बैलेंस वो है, क्लोजिंग बैलेंस ये है, ठीक है। तो उस वैसा ही ध्यान में रखते हुए चलना। चलो आगे बढ़ते। बैलेंस शीट दी हुई है, प्लांट एंड एसेट दिया हुआ है, 5,05,000 ओपनिंग है, क्लोजिंग है 7,15,000। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 68, 1,03,000। इन्वेस्टमेंट वगैरह वैसे तरीके से वगैरह जो भी है। नीचे आ जाओ, परचेजेस इन्वेस्टमेंट फॉर 78,000। आपने 78,000 का इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो बेटा इन्वेस्टमेंट पे स्टार मार्क कर देना, अकाउंट ओपन होने वाला है, जिसपे एडजस्टमेंट अपन उसके मेजरली अकाउंट ओपन करते हैं। सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर 1,02,000, दिस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 90,000। इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनी रहा है तो वो सारी चीज़ें वहाँ निकल के आई जाएंगी। परचेज प्लांट एंड एसेट फॉर रुपीज़ 1,20,000, तो प्लांट एंड एसेट का अकाउंट ओपन हो जाएगा। सोल्ड प्लांट एंड एसेट, आपको ये इन्वेस्टमेंट की एंट्री है, ये प्लांट एंड एसेट की है, तो ये अकाउंट बन गया।
इशू 1 लाख एट ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ फेस वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ प्लांट एंड एसेट। अगेन आपने 1 लाख के बॉन्ड्स इशू किए, बॉन्ड्स नाम का कोई अकाउंट है क्या ऊपर में, ये रहा, तो बॉन्ड्स नाम का भी अकाउंट प्रेफरेबली ओपन कर लेना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिंक्ड रहेगा, जब प्लांट को बैलेंस करोगे तो बॉन्ड्स पे लिंक कनेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी रहेगा कि भाई बॉन्ड्स में क्या कनेक्शन है। रिपेयर्स 50,000 ऑन द बॉन्ड्स एट अ फेस वैल्यू एट अ मेच्योरिटी, रीपेड, ये बॉन्ड्स रीपेड हो गए, बॉन्ड का अकाउंट हमने ऑलरेडी बनाया है। इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, शेयर्स देख ले, शेयर कैपिटल कितना है, ओपनिंग बैलेंस है तेरा 3,15,000, उसके बाद में 3,15,000 और डिफरेंस कितना हो गया 4,65,000, 4,65,000 माइनस 3,15,000, 1.5 लाख का डिफरेंस है। तो आपको नहीं लगता इसका अकाउंट नहीं भी बना हो तो चल जाएगा, चल जाएगा ना। अरे आप समझो ना, 1.5 लाख वैसे भी अजम्पशन हमारा वो 1.5 लाख का शेयर्स इशू ही रहता ना, 1.5 लाख इशू का अजम्पशन जो रहता वो इशू ही रहता, तो मैं अकाउंट नहीं बनाऊँ चलेगा ना, कम रखो ना अकाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट कम रखने की कोशिश करना। पेड डिविडेंड फॉर ₹8,000, तो अगर डिविडेंड नाम का अकाउंट होगा तो डिविडेंड नाम का अकाउंट ओपन कर लो, नहीं होगा तो डिविडेंड पेड, ऊपर ऐड नीचे लेस, है ना। ऐड कहाँ होता है, ऑपरेटिंग में बिफोर टैक्स, और नीचे में फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लेस। इजी है कंपैरेटिवली, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, बस यही है थोड़ा सा लेंदी साइड में हो सकता है। वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा ना राजा, प्लांट का, इन्वेस्टमेंट का और बॉन्ड्स का, ये 3 लेजर तो बनाने पड़ेंगे ना, वहाँ प्लांट, इन्वेस्टमेंट और बॉन्ड, बाकी सब डिफरेंस पे खेल सकता है तू, वो 3 बनाने पड़ेंगे। हाँ, मैं देखता हूँ, मैं जो है मैं मेरे हिसाब से चलता हूँ। शुरुआत में क्या है, आई इंटेंड टू अवॉइड शॉर्टकट्स टू मच, क्योंकि क्या होता है, आप देखो एक लेवल तक के मैं सॉल्व करता हूँ कि एवरेज स्टूडेंट भी उसको सॉल्व कर सकता है। अब आप अबव एवरेज हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो यू कैन यूज मोर ऑफ शॉर्टकट्स, बट इनिशियली आई विल नॉट यूज टू मच ऑफ शॉर्टकट्स, ठीक है। दैट क्रिएट कन्फ्यूजन मेनी अ टाइम इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स कि सर कभी आप ऐसा करते, कभी आप ऐसा करते, तो लेट्स गो विद अ सिंपल स्टेटमेंट। कैश फ्लो फॉर द ईयर, for the year ending 2011, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या ले लोगे आप, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कोई लाइन बताएंगे क्या, कितनी लाइन छोड़ दूँ, 15 से 20 लाइन। ऑपरेटिंग, उसके बाद में इन्वेस्टिंग, वहाँ पूरी कहानी लिख देना, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वगैरह। देन उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मैंने आपको वैसे भी बोला है 20-10-10 या 20-8-8 या 15-8-8 का फंडा आप वापर सकते हो, ठीक है। मेजरली इतने रेंज में हमारा काम हो जाता, मेजरली इतने रेंज में हमारा काम हो जाता। अब सर क्वेश्चन शुरू कहाँ से करूँ, सबसे दिल में सबसे पहला सवाल आएगा कि क्वेश्चन शुरू कहाँ से करूँ। कोई नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, तेरे को पहले P&L स्टेटमेंट दिया है ना, तो पहले P&L स्टेटमेंट से चालू कर। वैसे भी हमने कभी रटा थोड़ी है कि पहले ये कर पहले वो कर, कहीं से भी शुरू करो या कंफर्टेबल, क्या किसके साथ कैसा हैंडल करना है वो अब आपको पता है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, बोलो बेटा एक बार, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा हमारा, नेट प्रॉफिट आफ्टर या बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स ले लेना। नेट प्रॉफिट क्या ले लेना हमने, बिफोर टैक्स, ठीक है, बिफोर टैक्स। अच्छा एक मिनट, उसमें भी एक क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना, क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना, यहाँ पे जो डिफरेंस है एक बार डिफरेंस निकालते, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 40,000 माइनस 32,000, इसका डिफरेंस आ रहा है 8,000, हाँ या ना। इसका मतलब आपके हिसाब से यहाँ पे नेट प्रॉफिट अर्न है 8,000 रुपये, नेट प्रॉफिट अर्न है 8,000 रुपये। तो एक मिनट, ये 8,000 जो है ये आफ्टर टैक्स होगा, ये 8,000 जो है वो आफ्टर टैक्स होगा, बट आपको नहीं लगता यहाँ पे आफ्टर टैक्स 16,000 रुपये है। यस बहुत, अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, 8,000 दिस इज एज पर बैलेंस शीट। तो आपको नहीं लगता बीच में जो 8,000 कम हुआ, ये क्यों कम हुआ है, क्योंकि 8,000 का हमने क्या बांट रखा है, डिविडेंड। 8,000 का हमने क्या बांट रखा है, डिविडेंड। बॉडी के अंदर गया, बॉडी के अंदर गया, तो अब मेरे को बताओ नेट प्रॉफिट कौन सा लूँ, 16,000 लूँ, 8,000 लूँ या 23,000 लूँ। पक्का अगर आप 23,000 ले रहे हो तो टैक्स और डिविडेंड के दूसरे इफेक्ट नहीं दिखेंगे। अगर आप 23, ये गया ना, बॉडी के अंदर गया क्या,
अगर आप 23,000 ले रहे हो तो टैक्स और डिविडेंड की मेरे कैश फ्लो में दूसरे इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे। बच्चे फिर मेरे को बाद में पूछते सर आपने बोला था कैश फ्लो में डबल इफेक्ट देना और डिविडेंड और टैक्स का आप डबल इफेक्ट नहीं दे रहे। मैंने डबल इफेक्ट देना तब जब आपको बोला था स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा आपका, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा आफ्टर टैक्स आफ्टर डिविडेंड। अगर 8,000 स्टार्टिंग पॉइंट लोगे तो यू गोना सी ईच एंड एवरी इफेक्ट, डबल इफेक्ट देखेंगे आपको, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन विद डबल इफेक्ट। बट अगर आप 23,000 लोगे तो टैक्स और डिविडेंड के दो इफेक्ट ऑलरेडी आप कर चुके हो ना, एक इफेक्ट यहाँ कर चुके हो। समझाना क्या बोला? तो आपके बोलने पे मैं 23,000 से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट डिविडेंड और टैक्स के वक्त संभाल लेना ये कंसेप्ट, डिविडेंड और टैक्स के वक्त संभाल लेना। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 23,000 रुपये, 23,000 रुपये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चला जा ऊपर से शुरू कर, सेल्स छोड़ दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स छोड़ दो, डिप्रिसिएशन है ना 1,00,000 1,40,000 नहीं सॉरी 37,000 का ही है। तो कर दूं क्या यहाँ? ऐड नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस कितने हैं? सबसे पहला है डिप्रिसिएशन 37,000, ओके डिप्रिसिएशन 37,000 हो गया। उसके अलावा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेड, अब मेरा बताओ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेड 23,000 है, इसकी डबल एंट्री डबल इफेक्ट जाना चाहिए ना। अब ऐसे डिप्रिसिएशन का भी डबल इफेक्ट जाना चाहिए, डिप्रिसिएशन का भी डबल इफेक्ट जाना चाहिए। 37,000 वहाँ है। मेरे को एक चीज़ बता, डिप्रिसिएशन वुड हैव बीन इन अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, तो हाथों हाथ यहाँ पे मैं बगल में अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट ओपन कर दूँ। accumulated depreciation will have an opening balance। बच्चा बोल कितना ओपनिंग बैलेंस? accumulated depreciation का ओपनिंग बैलेंस है 68,000, 1,03,000। अच्छा डिप्रिसिएशन वहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 37,000 बॉडी में गया। ठीक है, ये accumulated depreciation पे टिक भी मार देना कि इसका अकाउंट हमने ओपन कर लिया। वापस आ जाओ, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेड। अच्छा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेड है आपका, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की एंट्री क्या रहेंगी? जवाब दे बच्चा। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट इन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट यहाँ डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन या इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड कितना? इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड यहाँ डेबिट हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 23,000 वहाँ डेबिट। और आपको नहीं लगता ये क्रेडिट हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में? कैश में क्रेडिट है ना 27,000। आई होप यहाँ पे समझ में आया आपको ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेड डबल इफेक्ट। ठीक है ना रे, अमाउंट में गलती है, कंसेप्ट बॉडी के अंदर गया ना। ठीक है, अगला क्या है? इनकम सॉरी इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिट, तो इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, कितना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड 6,000 वहाँ डेबिट। क्रेडिट कौन सी एक्टिविटी? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग लेस नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश, क्या नाम से? इंटरेस्ट इनकम हाँ रिसीव्ड, कितना है इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड? 6,000। डबल इफेक्ट देना मत भूलो, गड़बड़ नहीं होंगी, डबल इफेक्ट से मुकर गए आप तो गलती होंगी। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो अब आपको नहीं लगता गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट जब बीका बाका है तो उस सबको ध्यान में रखते हुए आपको करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट कितने में खरीदा कितने में बेचा, तो पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको पूरा हैंडल करना पड़ेगा। तो आ जाओ इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लो। प्लस मैं प्लांट के लिए जगह छोड़ रहा हूँ क्या? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन और वो एक साथ आ जाए ना तो थोड़ा एडजस्टमेंट हैंडल करना आसान हो जाएगा, तो थोड़ी सी जगह मैंने प्लांट के लिए छोड़ दिया। यहाँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूँ। अब ज़रा ध्यान दे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना है तेरा? ओपनिंग बैलेंस है 1,27,000, क्लोजिंग है 1,15,000। ओपनिंग बैलेंस है 1,27,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,15,000 इन्वेस्टमेंट में। अब नीचे आ जा, इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट यहाँ और यहाँ पे, ये दो जगह पे एडजस्टमेंट है। पहले ये दोनों एडजस्टमेंट्स पास कर लो तो बैलेंस करना आसान रहेगा। क्या लिखा है यहाँ पे? परचेज इन्वेस्टमेंट फॉर 78,000 परचेज किया, इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, तो एंट्री क्या रहेंगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, वहाँ डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, यहाँ लिख दूँ लेस
इन्वेस्टमेंट परचेज, कितना इन्वेस्टमेंट परचेज किया? 78,000 जो भी है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया है? 90,000 का इन्वेस्टमेंट 1,02,000 में बेच दिया, तो एंट्री क्या रहेंगी? हाँ, कैश अकाउंट डेबिट 1,02,000 टू इन्वेस्टमेंट 90,000 और टू गेन, गेन कितना हो गया बेटा? आपको नहीं लगता है जो 12,000 का गेन है वही वही गेन है जो P&L में क्रेडिट हुआ है? तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से। बेटा कनेक्शन लगाते आना चाहिए, कनेक्ट करते आना चाहिए। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट हो गया 1,02,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ लिख दूँ क्या? कैश के नाम से 90,000। आप चाहो तो ब्रैकेट में सेल लिख सकते हो और यहाँ चाहो तो परचेज लिख सकते हो। और टू गेन, गेन कौन सा अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा? ऊपर नॉन कैश नॉन इनकम, गेन ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000। तो ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? इसका भी इफेक्ट चला गया, 12,000 का इफेक्ट गया ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, अब आपको नहीं लगता लॉस ऑफ सेल ऑफ प्लांट है तो प्लांट अकाउंट बन जाएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है तो हाथों हाथ प्लांट, जैसा इन्वेस्टमेंट के हाथों हाथ आपने वो बनाया वैसा प्लांट का भी हाथों हाथ अकाउंट बना लो, प्लांट अकाउंट, ठीक है। तो प्लांट अकाउंट कहाँ है? ओपनिंग बैलेंस है 5,05,000, क्लोजिंग है 7,15,000। ओपनिंग बैलेंस है 5,05,000, क्लोजिंग बैलेंस है 7,15,000, 7,15,000। ओके डन, बॉडी में गया। अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नीचे पढ़ो प्लांट कहाँ कहाँ पे। एक मिनट, ये एडजस्टमेंट नंबर 1 और एडजस्टमेंट नंबर 2 कंसिडर हो गया है। एडजस्टमेंट नंबर 1 और एडजस्टमेंट नंबर 2 कंसिडर हो गया। परचेज अ प्लांट एसेट फॉर ₹1,20,000, एक एक करके करना है। एसेट खरीदा 1,20,000 का खरीदा है तो एंट्री क्या रहेंगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश के नाम से यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ब्रैकेट में परचेज। कितने का परचेज किया है बेटा? 1,20,000। वहाँ डेबिट क्रेडिट हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, लेस परचेज ऑफ प्लांट। कितने का एसेट खरीद लिया उसने? 1,20,000 का, ये माइनस हो गया। डन विथ थर्ड एडजस्टमेंट। सोल्ड प्लांट एसेट दैट कॉस्ट 10,000, sold plant asset that cost 10,000 with an accumulated depreciation of 2,000 for 5,000। 10,000 का प्लांट जिसपे 2,000 का डिप्रिसिएशन है 5 में बेचा है, तो मेरे को पता 10 कॉस्ट है, 10 कॉस्ट है, डिप्रिसिएशन 2 है, तो उसका WDV 8,000 हो गया। 8,000 का 5 में बेचा है तो 3 का लॉस हो गया। मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ एक एंट्री पास होंगी कि 2? पहले 2 भाइयों को मिलाएंगे, पहले 2 भाइयों को मिलाएंगे और बाद में सेल करेंगे ना। 2 भाइयों को कितने अमाउंट से मिलाना है हमको? 2,000 से। 2,000 से मिलाऊंगा तो एंट्री क्या रहेंगी बोल? हाँ, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, तो अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, प्लांट के नाम से कितना कर दोगे? यहाँ 2,000, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट 2,000। अधिक जानकारी के लिए क्या लिख दोगे? अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। अच्छा, उसके बाद में सेल करोगे। अब 8,000 का प्लांट 5 में बेचा है तो 3 का लॉस, बोल तो एंट्री क्या रहेंगी? कैश अकाउंट डेबिट। आपको नहीं लगता 3 का लॉस मतलब वो वही लॉस है, ये वाला वाला आने ही वाला है ना? क्या हो जाएंगे? एंट्री बोल दे एक बार। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 5,000, लॉस अकाउंट डेबिट 3,000 टू प्लांट अकाउंट, प्लांट अकाउंट क्रेडिट कितना हो जाएगा? 8,000। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया 5,000, कैश के डेबिट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ प्लांट 5,000, लॉस अकाउंट ऊपर जाके डेबिट कर दो, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना हो गया? 3,000। और टू प्लांट अकाउंट, प्लांट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कैश के नाम से 5,000 और लॉस के नाम से 3,000। बॉडी में गया क्या? ये 10,000 का प्लांट बिक गया, 10,000 का प्लांट बिक गया। हाँ या ना? ईजी था यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो ये वाला एडजस्टमेंट भी हमने हाथों हाथ कर लिया, ये वाला एडजस्टमेंट भी हमने हाथों हाथ कर लिया। वैसे देखा जाए तो फिफ्थ एडजस्टमेंट बाकी है, फिफ्थ एडजस्टमेंट बाकी है, बट वो नॉन कैश है, बॉन्ड्स के साथ में बाद में कर सकता हूँ ना उसको। अरे हाँ या ना? इशूड 1,000 बॉन्ड्स इन एक्सचेंज ऑफ, वो है ना, इन द एक्सचेंज ऑफ फॉर अ प्लांट, वो बाद में करते, अभी रुक जा, वो बाद में करते, अभी नहीं, ठीक है, देखते उसको, टेंशन बाद में लेते हैं। चल ऊपर आ जा, क्वेश्चन में सीक्वेंस नहीं छोड़ना। यहाँ तक हो गया। इनकम टैक्स पेड, आपको नहीं लगता इनकम टैक्स पेड 7,000, इसका भी इफेक्ट देना पड़ेगा?
इनकम टैक्स पेड 7,000। अब नीचे इनकम टैक्स का अकाउंट है क्या? आई थिंक इनकम टैक्स का अकाउंट नहीं है। अच्छा हाँ, ये रहा, इनकम टैक्स पेएबल नाम का अकाउंट है, इनकम टैक्स पेएबल नाम का अकाउंट है। तो आपका ये कितना दिख रहा है अकाउंट? ओपनिंग बैलेंस है 5, क्लोजिंग बैलेंस है 3। तो आपने इनकम टैक्स कितना पे किया हुआ है? नहीं, एक्चुअली इनकम टैक्स पेड आपको निकालना पड़ेगा। ये जो 7,000 है ये प्रोविजन है, तो पेड पता है क्या आपको? पेड नहीं पता। देख आ जा, मैं क्या बोल रहा हूँ, देख आराम से समझ। इनकम टैक्स का अकाउंट बनेगा, इनकम टैक्स का अकाउंट बनेगा, ओपनिंग बैलेंस पेएबल है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। बच्चा बोल, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3,000, 5,000 और 3,000। ओपनिंग 5, क्लोजिंग 3। ओपनिंग हो गया 5, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 3,000। ठीक है। अब जो पी एंड एल में डेबिट हुआ है, अगर पी एंड एल में डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 7,000। और जब इसको बैलेंस करोगे 5, 7, 12 माइनस 3, तो 9,000 का जो बैलेंसिंग फिगर है, 9,000 का बैलेंसिंग फिगर विल बी पेड इन कैश ना। 7,000 पेड नहीं है, 7,000 की प्रोविजन है। पेड कितना है? 9,000। बॉडी में गया क्या? अगर नीचे पेबल नहीं दिया रहता तो मैंने 7,000 पेड मान लिया रहता। क्या मान लिया रहता? 7,000 पेड। तो ये 9,000 का क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स पेड। लिख दूँ यहाँ से लेस, हाँ, इनकम टैक्स पेड वर्किंग नोट से लेके आया, पी एंड एल से नहीं, 9,000 रुपये का। डन। चल, डिविडेंड और इसके इफेक्ट दिखने नहीं वाले, बताया ना। इनकम टैक्स का भी ये 7,000 का दूसरा इफेक्ट दिखा क्या? 9 के 2 इफेक्ट दिख रहे, 7 का दूसरा इफेक्ट इसलिए नहीं दिखा क्योंकि आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट लिया वो आफ्टर नहीं बिफोर टैक्स लिया है। शुरुआत में समझा चुका हूँ मैं। प्लांट अकाउंट ओपन हो गया, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ओपन हो गया, इन्वेंट्री ओपन हो गया, इन्वेंट्री बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट ओपन हो गया। अब करंट एसेट्स के सब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के चार्ट बनेंगे। करंट एसेट्स के चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब आप चाहो, अब अगर आप चाहो, अगर आप थोड़े स्मार्ट हो, दिमाग लगा सकते हो, तो कुछ हद तक के आप वर्किंग कैपिटल चार्ट भी अवॉइड कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल चार्ट यहीं के यहीं दिमाग लगा लेना, इंक्रीज डिक्रीज है तो ऐड होगा, लेस होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हो? ऐसा कहीं आपके फॉर्मेट में नहीं है कि वर्किंग कैपिटल चार्ट बनाना है। वो हम हमारी सहूलियत के लिए आसान पड़ता है इसलिए बनाते थे, बट उसको टाइम लगता है वहाँ लिख के, फिर वहाँ लिखने को टाइम लगता है ना। क्या करूँ, बनाऊँ कि अवॉइड करूँ? करूँ अवॉइड? करे एक बार ट्राई तो करते, एक बार ट्राई तो करते। अवॉइड होता है क्या हमसे? ओपनिंग बैलेंस है 1,10,000, क्लोजिंग बैलेंस है 1,44,000। डिफरेंस कितना है बोलते हो? तो डोंट यू थिंक ये 34,000 का इंक्रीज है? लगाना तो पेंसिल से वहीं पेपर में लिख देना ऐसा जैसा मैंने लिखा। 34,000 का इंक्रीज है, एसेट का वैल्यू बढ़ा है, फायदा है। ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लेस। तो लिख दूं क्या यहाँ पे एक लाइन छोड़ के? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या लिख देंगे हम? लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। कितना है? 34,000 गया बॉडी के अंदर। ठीक है, अगला क्या है उसके बाद में? सेम हाथों हाथ देख लो। अकाउंट रिसीवेबल, आपको नहीं लगता अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया 55,000 से 47,000 हो गया? तो कितने से कम है? 8,000। 8,000 से डिक्रीज है, एसेट की वैल्यू कम हुई तो नुकसान है, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड कर दूं? क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऐड डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल। शॉर्टकट समझा क्या रे? एक काम करना, ये 34,000 अंदर रख, ये 8,000 ऐसा रख। ये बाद में याद रहेगा ना कैसे लाया है? नहीं तो मैं कैलकुलेशन के लिए लिखने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। आप चाहो तो माइनस वाला कैलकुलेशन भी लिख कर रख सकते हो। इसके बाद में अगला क्या हो गया आपका? अकाउंट रिसीवेबल ये हो गया। कैश तो अल्टीमेटली आखिर तक पेंडिंग ही रहता, इसको लास्ट में करना। आप चाहो तो ले जाकर नीचे ओपनिंग, ऐड और क्लोजिंग वो करके रख सकते हो, बट रहने दो, बाद में आखिरी में करने में मज़ा अलग आता है टैली करते वक्त, है ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका 4,000 से कम हो गया, अगेन डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, लेस ऐड हो जाएगा। ये ऐड डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस 4,000 रुपये। ये समझा क्या? मैंने इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस की चार्ट नहीं बनाया, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के चार्ट नहीं बनाया, आपने मेहनत करके बनाया होगा। अब इसके बाद में इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स कई बार ना, इशू ऑफ शेयर्स में एडजस्टमेंट जाके पढ़ लेना, कई बार हो सकता है क्वेश्चन में इशू ऑफ शेयर्स
फॉर एसेट होंगी, तो एंट्री क्या रहेंगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स। तो कैश फ्लो में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या उससे? प्लांट में डेबिट कर देना, शेयर्स के क्रेडिट में लिख देना, कैश फ्लो में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो इट इज़ इशूड फॉर कैश। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख रहा हूँ मैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल, जैसी इच्छा शक्ति प्लस मन की एकाग्रता। कितना होता है, 4,65,000, 1,50,000 डन। रिजर्व इसका कोई करना नहीं है, क्योंकि आपने 8,000 का डिफरेंस लेना अवॉइड करके 23,000 का स्टार्टिंग पॉइंट लिया है, तो वो कंसिडर ऑलरेडी हो गया है बाय डिफॉल्ट, है ना। रिजर्व का जबरदस्ती इफेक्ट देते बैठोगे कि आप कंसिडर कर चुके हो। बॉन्ड्स ओपनिंग बैलेंस है 2,45,000, क्लोजिंग बैलेंस है 2,95,000, स्टार मार्क है ना, बॉन्ड्स का अकाउंट ओपन कर रहे हैं ना हम, तो ये हो गया बॉन्ड्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा बॉन्ड्स का, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा, कितना है 245 एंड 295, 2,45,000, 2,95,000। इसको ओपन करके छोड़ दो, बाद में देखेंगे एडजस्टमेंट के बाद। अकाउंट पेएबल एंड अकाउंट अक्रूड अकाउंट लाइबिलिटीज, अगेन अकाउंट ओपन करूँ कि यहीं एडजस्ट कर लूँ, यहीं कर लूँ। 7,000 का इंक्रीज है और 3,000 का इंक्रीज है, तो आपको नहीं लगता लाइबिलिटीज़ बढ़ी है, नुकसान है, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा, तो क्या कर देंगे ऐड। तो ऊपर में जो वर्किंग नोट बना है यहाँ लिख दो ऐड इंक्रीज इन, क्या है, इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल, इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल कितना है, इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल है 7,000। हाँ, इंक्रीज इन अक्रूड लायबिलिटी 3,000, है ना। इजीली हो गया ना, वर्किंग कैपिटल का चार्ट बनाने से मेहनत बचा लिया मैंने, थोड़ी सी हल्की सी, चलता है ना, टाइम बचाओ, दिक्कत कुछ नहीं है। अगला क्या है उसके बाद में, वी आर डन विथ ऑल द एडजस्टमेंट्स। इनकम टैक्स हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके थे, 1 2 3 4 एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। 5 6 पे आए, अब एक एक करके 5 6 7वां तो हो गया ना, इशूड ऑफ शेयर कैपिटल बैलेंसिंग वैसे कर लिया था हमने। एक बार का 8वां निपटाना है तो वो भी निपटा सकते हो। पेड फॉर डिविडेंट, पेड फॉर डिविडेंट है तो क्या होगा, इसका फ़र्क सिर्फ, वैसे ऐड बैक भी होता है, बट ऐड बैक करेंगे कि आपने बिफोर टैक्स लिया है। ऑपरेटिंग में ऐड नहीं करोगे ना, क्योंकि आपने बिफोर टैक्स लिया, अगर आपने आफ्टर टैक्स दिया रहता तो ऐड करते। तो इसका सिर्फ एक सिंगल इफेक्ट दे दूं क्या, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस डिविडेंड पेड, है ना, लेस, कितना है डिविडेंड पेड, कितना है रे बेटा, 8,000, 80 नहीं 8, मैं 80 सुन रहा था। अब बच गया 5 और 6, वो रिलेटेड टू बॉन्ड्स है, 2 मिनट सुन लो। इश्यू ऑफ 1 लाख ऑफ द बॉन्ड्स एट अ फेस वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ द प्लांट एसेट ऑन 31 मार्च 2011। अब क्या है, प्लांट का जो एसेट है ना, उसको एक बार ना बैलेंस करके देख लो। प्लांट का बैलेंस करो, कितना आ रहा है, बराबर 1 लाख का बैलेंस आ रहा है क्या? तो आपको नहीं लगता ये जो 1 लाख का बैलेंसिंग फिगर है, आप बोलते सर ये परचेस किया है हमने, परचेस करने के लिए कैश दिया, बट ये परचेस करने के लिए कैश दिया है कि बॉन्ड्स दिया है? ये परचेस करने के लिए हमने क्या दिए हुए, बॉन्ड्स। प्लांट अकाउंट डेबिट टू बॉन्ड्स अकाउंट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बॉन्ड्स अकाउंट, बॉन्ड्स अकाउंट में क्या लिख दोगे, प्लांट के अगेंस्ट में आपने 1 लाख के बॉन्ड्स इशू किए, 1 लाख के बॉन्ड्स इशू किए, समझा क्या आता उस एडजस्टमेंट का मतलब, आया ना? अच्छा मान लो प्लांट का वैल्यू 90,000 आता, प्लांट का वैल्यू 90,000 आता, तो प्लांट में डेबिट 90,000 होता। सोच, प्लांट में डेबिट कितना होता, 90,000, बट बॉन्ड्स में क्रेडिट 1 लाख ही होता, क्योंकि 1 लाख के बॉन्ड दिए। ऐसे टाइम पे अगर ऊपर 90 रहता तो क्या होता, एंट्री क्या होती, प्लांट अकाउंट डेबिट होता 90,000, बट बॉन्ड्स अकाउंट क्रेडिट होता 1 लाख, क्योंकि क्वेश्चन में 1 लाख के बॉन्ड्स इशू हुए। तो आपको क्या लगता है जो 10,000 का डिफरेंस है ये क्या होता, लॉस नहीं, डिस्काउंट। बॉन्ड आपका काय पे इशू है, डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कहाँ हो जाता, ऑपरेटिंग, नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग, इट इज नॉन कैश ना, समझा क्या? गया बॉडी के अंदर गया, हाँ या ना? अच्छा, इसके अलावा अगर मान लो बॉन्ड्स जो रहते, यानी प्लांट जो रहता, आपने 1,20,000 का खरीदा रहता, प्लांट अकाउंट आपने डेबिट किया रहता 1,20,000 का, और बॉन्ड्स आपके यूज हुए रहते, बॉन्ड्स अकाउंट कितने के यूज किए रहते आपने, 1 लाख के, ये जो 20,000 का डिफरेंस है ये कहाँ जाता, सिक्योरिटी प्रीमियम।
अब ये माइनस करना या नहीं करना वो डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग पॉइंट आपने बिफोर टैक्स लिया कि आफ्टर टैक्स लिया। क्योंकि अगर आपने बिफोर टैक्स लिया होगा तो आपको नहीं लगता क्या इसका इफेक्ट रिजर्व में एडजस्ट होकर ऑलरेडी एड बैक हो गया होगा? आया क्या, बॉडी के अंदर गया क्या? अगर आपने आफ्टर टैक्स आफ्टर डिविडेंड लिया है तो वो आफ्टर सिक्योरिटी प्रीमियम है, बट अगर आपने बिफोर लिया होगा तो ये थोड़ा सा एक्सीडेंट पॉइंट है, एग्जाम में संभाल लेना। बिफोर टैक्स लिया है आफ्टर टैक्स लिया है, क्योंकि वो भी क्योंकि आपने यहाँ पे क्या है, आपको ये वाला ना कैलकुलेशन बहुत आसानी से मिल गया। ये वाला कैलकुलेशन कैसा, 16 में से 8,000 का डिविडेंड माइनस किया तो हो सकता था 16 में से 8,000 का डिविडेंड माइनस करके माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ बॉन्ड माइनस करने के बाद बैलेंस शीट का डिफरेंस मिला रहता। सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ बॉन्ड कुछ तो भी अगर मान लो डिफरेंस बच गया तो घबराना नहीं, नीचे से शायद मिल जाएगा वो डिफरेंस। कहाँ से मिल जाएगा वो? नीचे में से ऐसा कोई बॉन्ड इशू का बारे में जानकारी मिसिंग होंगी। और कुछ नहीं है, वैल्यूअर को एक हल्का सा एडजस्टमेंट चेंज करना है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल नेक्स्ट लेवल हो जाती। और वो भी तब आप शुरुआत में पैनिक हो जाओगे। आपको लगता है आप एकदम शुरुआत में पैनिक हो जाओगे, यार मैं तो 8,000 16,000 लेने को तैयार हूँ, हाँ 23,000 लेने को तैयार हूँ, बट बैलेंस शीट का डिफरेंस कुछ तो भी 4,000 आ रहा है। यार ये 4 नहीं 3,000 आ रहा है, मेरे हिसाब से 8 आना चाहिए, तो जो 5,000 का डिफरेंस है वो क्यों है? बॉन्ड की वजह से। शुरुआत में समझेगा कि बाद में समझ में आता वो मशाल मशाल। ठीक है, सॉल्व करना चालू करना मिलता है, सॉल्व करना चालू करना मिलता है बाद में, समझा ना? आया ना? और नहीं कुछ तो शुरुआत में ना 5-6 लाइन छोड़ देना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अगर डिफरेंस नहीं मिल रहा होगा तो आफ्टर टैक्स से रिवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। आफ्टर टैक्स से आफ्टर टैक्स मतलब बैलेंस शीट को बेस बना के रिवर्स कैलकुलेट कर लेंगे, बैलेंस शीट को बेस बना के रिवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। समझा क्या? ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते रहो। आरटीपी वारटीपी में होंगे इस तरीके के क्वेश्चन, आरटीपी पास्ट एग्जाम पेपर्स में मिल जाएगा आपको एक आध क्वेश्चन ऐसा। ठीक है, फिर आप कर रहे हो ना, कर रहे हो ना, कर रहे हो ना? हाँ, आरटीपी वारटीपी सॉल्व कर रहे हो ना? चल, बॉन्ड्स हो गया। बॉन्ड्स के बाद में अगला क्या है तेरा? ये पांचवा एडजस्टमेंट हो गया। रीपेड 50,000 बॉन्ड एट फेस वैल्यू एट मेच्योरिटी। 50,000 के बॉन्ड रीपे कर दिया, पैसा दे दिया ना? पैसा दे दिया तो एंट्री क्या रहेंगी? बॉन्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश, रीपेड 50,000, बॉन्ड्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हो जाएगा, लेस बॉन्ड्स रीपेड, रीपेड बॉन्ड्स लेस रीपेड बॉन्ड्स। 50,000 गया, बॉडी में गया, ये हो गया। आई थिंक इतना ही था, एडजस्टमेंट्स हो गए हमारे सारे। बैलेंस कर दो सारे लेजर अकाउंट, पहले बैलेंस करो और बाद में कैश फ्लो। वर्किंग कैपिटल चेंजेस है नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी उसको बैलेंस कर चुके हैं। इसको बैलेंस करोगे तो कितना आता है? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, प्लांट भी शायद ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया होगा क्योंकि हमने वो 1,00,000 बैलेंसिंग फिगर करके निकाला ना हमने। इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करो, सब बैलेंस होते गए। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन में हो गया ना फिर कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी ऑलरेडी, सब बैलेंस है, इनकम टैक्स बैलेंस है। बॉन्ड्स को निकाल लो, बॉन्ड्स का बैलेंसिंग फिगर कितना रहा, ये भी ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया होगा शायद। सब बैलेंस्ड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट सब फिगर्स आउटर कॉलम में ले जाओ, फटोफट आउटर कॉलम में ले जाओ फिगर्स। कितना हो रहा है ये? 37,000 प्लस 23,000 प्लस 3,000, 63,000 आ रहा है। क्या? नहीं नहीं, एडजस्टमेंट बढ़ाएंगे ना, डिफ़िकल्टी बढ़ाएगा ना वो, बताया नहीं क्या डिफ़िकल्टी कैसे कैसे बढ़ सकती है। ये हो गया 68,000 बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये 34,000 डायरेक्ट माइनस कर दो आउटर कॉलम में। इसकी टोटल कितनी हो जाएंगी? 8,000 प्लस 4,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000, 22,000। बिफोर टैक्स कितना आ रहा है ये? 56,000। 6,000 का टैक्स माइनस कर दो, सॉरी 9,000 का टैक्स माइनस कर दो, तो 9,000 का टैक्स माइनस कर दोगे तो 47,000 का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की टोटल मार लो, 85,000 का आउटफ्लो है, बहुत ही बढ़िया। ये हो गया इन्वेस्टिंग। फाइनेंसिंग को बैलेंस कर लो, 23,000। एक मिनट, अब जैसे 23,000 है, कैल्सी पे 23,000 माइनस कैसे लिखते पता है ना? 23 लिख के कैल्सी पे एक प्लस माइनस का बटन होता है, वो दबा दो तो माइनस हो जाता। इन्होंने कैसा, ये बहुत ही बचकाना चीज़ बता रहा हूँ मैं, बच्चों को पता ही नहीं रहती।
ये 23,000 लिखने के बाद ना कैल्सी पे एक प्लस माइनस का बटन होता है, ये वाले कैल्सी पे नहीं है एक्चुअली वो बटन। एम माइनस एम प्लस से भी कर सकते हो, बट 23,000 प्लस माइनस कर लेना। लेता क्या 69 आ रहा है ये, ठीक है। देखो -23,000 और लेता है वो, पहले माइनस दबा के फिर 23,000 लिख दो तो -23,000 लेता है। चलो मेरे डिक्शनरी में नया चीज़ ऐड हो गया। चलो आगे बढ़ते, मैंने कभी ट्राई नहीं किया ना, ऐसी खुरापाती करते रहो तो नई नई चीज़ें सीखने मिलती है। 47,000 -85,000 प्लस 69,000 कितना आता है ये 31,000। इसमें ऐड कर दो ओपनिंग, ये क्या हो गया कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, ऐड हाँ ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है। हाँ 15 है तो 46 आता है क्या। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है, हो गया। ये क्या चेक कर लूँ क्या आंसर एक बार मॉड्यूल से भी पटपट। ये क्या ये है 47 बराबर है -85 बराबर है 69 बराबर है 3115, बात ही बढ़िया। आया क्या। मेरे को एक चीज़ बताओ, डिफिकल्टी क्या रही टॉपिक, कैश फ्लो स्टेटमेंट डिफिकल्ट है क्या। प्रैक्टिस ज़रूर करना, एडजस्टमेंट आड़े तेड़े कभी भी पूछे जा सकते है। अब वो तो पूरा इंस्टीट्यूट का हाथ खुला है कैसे भी एडजस्टमेंट पूछने के लिए। आपने मेरे साथ लिख लिया है क्या, पहले ही कर लिया था सर। थर्टी में थोड़ी दिक्कत गई है ऐसा आप लोगों का बोलना है, प्रॉब्लम वो 30 के अंदर में। दोनों मेथड से कैसे सॉल्व करोगे, सेल वेल दिया हुआ है क्या। हम्म, क्योंकि नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो यही हिंट मिलती कि यू हैव टू फॉलो इनडायरेक्ट मेथड। चला जा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ कहाँ गड़बड़ हो रही है वो हम समझते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। Mrs. Jyoti of Star Oil Limited has collected the following information and prepared the cash flow statement. पूरा cash flow बनाना है, no operating, no investing, no financing individually, completely हमको बनाना है, ठीक है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, डिविडेंड इंक्लूड, अच्छा नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है 25,000, ये आफ्टर टैक्स है बिफोर टैक्स है, ये इसके बारे में क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, दिया ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा कि वो बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है कि आफ्टर डिविडेंड है। तो ये क्वेश्चन ना, ऐसे क्वेश्चन ना बहुत खतरनाक हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन ना। अच्छा मैं लिखा है नीचे मेक नेसेसरी अजम्पशन, तो अगर आपने इसको आफ्टर टैक्स आफ्टर डिविडेंड लिया है ना तो आप हल्के से गलत हो, आप हल्के से गलत हो। क्यों मैं बोल रहा हूँ, मेरे को एक चीज़ बता, ये नेट प्रॉफिट जो होगा, ये नेट प्रॉफिट बोला है ना उसने, प्रॉफिट इन बैलेंस शीट बोला है कि नेट प्रॉफिट बोला है। तो डोंट यू थिंक ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सही है, बट दिस विल बी बिफोर डिविडेंड। आफ्टर टैक्स सही है बट दिस विल बी बिफोर डिविडेंड, तो डिविडेंड एड बैक करने की जरूरत है या नहीं है। एक्सीडेंट नंबर 1 समझा क्या, डिविडेंड एड बैक करने की जरूरत नहीं है। अरे बैलेंस शीट के पहले का है ना, अरे दादा ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया ना, एक मिनट रुक जा एक मिनट। ये जो अगर मैं बात करूं 16,000 की, ये 16,000 का जो प्रॉफिट है, डोंट यू थिंक दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर डिविडेंड हो गया ना रे, बॉडी में जाने दो। तो जो आपको नेट प्रॉफिट मेजरली दिया रहेगा और कुछ नहीं दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है और बोला नहीं है कि क्या है, तो ज़्यादा सही अजम्पशन क्या है कि वो आफ्टर टैक्स रहेगा डिविडेंड के पहले, क्योंकि डिविडेंड P&L स्टेटमेंट में एडजस्ट होता है कि डिविडेंड बैलेंस शीट में एडजस्ट होता है। बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड में एडजस्ट होता है ना, चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाया था मैंने उसमें। आप मेरे को बताओ अगर डिविडेंड बैलेंस शीट में एडजस्ट होता है, डिविडेंड यदि बैलेंस शीट में एडजस्ट होता है तो फिर कैसा, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर आफ्टर, सॉरी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डिविडेंड।
तो मेरे को बताओ डिविडेंड ऐड बैक करेंगे नहीं, बट डिविडेंड का इफेक्ट क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा? डिविडेंड का इफेक्ट फाइनेंसिंग में जाएगा, इसका दूसरा इफेक्ट नहीं दिखेगा। डिविडेंड का दूसरा इफेक्ट दिखेगा क्या? डिविडेंड का दूसरा इफेक्ट नहीं दिखेगा। बॉडी में गया क्या? ये बॉडी में गया। ये पहला एक्सीडेंट पॉइंट समझा क्या इस क्वेश्चन में क्या था? ठीक है, अगला क्या है? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है 5,000। इफ यू ऐड बैक प्रोविजन तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। हाँ, 5,000 ऐड बैक कर दोगे तो आपको बिफोर टैक्स मिल जाएगा। तो वही है, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 4248, तो ये इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नीचे आ जाएगा। ये इजी है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आप कर सकते हो, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड भी हम मैनेज कर सकते हैं कि भाई इतने का एसेट था, यानी बुक वैल्यू ऑफ एसेट कितना था आपका 185, यानी लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 50 है, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इज 185 है, तो कैश कितना मिला होगा 185 माइनस 40, 145 का कैश मिला होगा ना। समझा क्या? नहीं, 185 बुक वैल्यू ऑफ एसेट है, नीचे वाला येलो कलर से जो हाईलाइट किया हुआ है 185 इज द बुक वैल्यू ऑफ एसेट, उसको हमने 40,000 के लॉस में बेचा है। ऊपर लिखा है ना 40,000 के लॉस में बेचा है। 145 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो हो गया, समझा गया? डेप्रिसिएशन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 विल बी एड बैक ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिडक्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड, तो बेसिकली ये दो तरीके से देखा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट जो सेल किया है वो हमने इतने में बेचा है, यानी कैरिंग अमाउंट यानी सेल अमाउंट होता है। कैरिंग अमाउंट मतलब सेल अमाउंट। सेल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितना है आपका 27,765, तो इतना अमाउंट आपने रिसीव कर लिया है। हाँ जी, हाँ ये प्रॉफिट के साथ में, दिस इज कैश रिसीव्ड, दिस इज कैश रिसीव्ड। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना हो गया 27,765। देन नेक्स्ट इंटरेस्ट इनकम नॉन ऑपरेटिंग, इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको नहीं लगता इसके डबल इफेक्ट जाएंगे? एक ऑपरेटिंग में जाएगा, एक इन्वेस्टिंग में जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर एक ऑपरेटिंग में और एक फाइनेंसिंग में। इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर एक नहीं, एक मिनट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, एक्सपेंस या पेड? दोनों। एक्सपेंस जाएगा ऑपरेटिंग में और पेड जाएगा फाइनेंसिंग में। डबल इफेक्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग में जाता है खर्चा और फाइनेंसिंग में जाता है पेड। अच्छा, बट इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इसके डबल इफेक्ट दिए हुए नहीं है कि एक्सपेंस कितना है, इनकम कितनी है और रिसीव्ड कितना है। तो आप इसी को इनकम और इसी को रिसीव्ड मान लोगे, इसलिए इसके दो इफेक्ट जाएंगे ना, एक ऑपरेटिंग में जाएगा और एक इन्वेस्टिंग में जाएगा। अगर यहाँ पे भी इनकम और कैश अलग अलग दिया रहता तो उसको अलग अलग किया रहता हमने। हम मान रहे ये दोनों सेम है, गया ना बॉडी के अंदर। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एकदम आसान। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स इन जॉइंट वेंचर। इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर मतलब यू माइट हैव गॉट न्यू एडजस्टमेंट्स, यू माइट हैव गॉट न्यू इन्वेस्टमेंट, सॉरी यू हैव गॉट न्यू इन्वेस्टमेंट, तो पैसा गया। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जॉइंट वेंचर में। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेस हो जाएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स के आपको पैसे मिले तो आपको नहीं लगता दिस इज फाइनेंसिंग। रिसिप्ट ऑफ ग्रांट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट, मेरे को बताओ रिसिप्ट ऑफ ग्रांट फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट, डोंट यू थिंक दिस इज फंड्स इन्वेस्ट? आप बच्चों के दिमाग में क्या आता है, सर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। नहीं, ये पैसा आया जो तू इन्वेस्टमेंट में जब खर्चा करेगा तब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बट अभी तो फंड्स मिले हैं ना, दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगला क्या है, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, प्रोसीड्स फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इवन शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज ऑल्सो फाइनेंसिंग। इट इज नॉट ओवरड्राफ्ट, हाँ इट इज नॉट ओवरड्राफ्ट, इट वुड हैव बीन ओवरड्राफ्ट, तो मैंने उसको नीचे ओपनिंग क्लोजिंग के साथ एडजस्ट किया रहता, बट वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग से, ओवरड्राफ्ट नहीं है, ठीक है। ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, मेरे को नहीं लगता डिफिकल्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। इन्वेस्टिंग एक्सपेंडिचर ऑन, नहीं काय को एंट्री क्या होंगी, उसकी एंट्री क्या होंगी, टैंजिबल WIP अकाउंट डेबिट टू कैश, और टैंजिबल WIP P&L में जाता है कि टैंजिबल WIP बैलेंस शीट में जाता है? तो सवाल पैदा हुआ क्या, तो एंट्री समझना, कैश में जाएगा तो कैश फ्लो में आएगा, नहीं तो फिर वो वर्किंग नोट्स में जाएगा। और यहाँ हम सारे वर्किंग नोट नहीं बना रहे ना, क्यों? क्योंकि पूरी बैलेंस शीट नहीं दी हुई है,
तो उसी लिए वही कारण है ना बेटा, ये एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं बना है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट वो ऑपरेटिंग में चला जाएगा। पेड है, पेड क्या, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू कैश, प्रोविजन अकाउंट नहीं बनाया ना हमने, तो इसलिए डेबिट इफेक्ट नहीं दिखेगा, कैश में सिर्फ क्रेडिट इफेक्ट दिखेगा। और वेयर एज इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट का एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इनकम, इसके लिए आउटस्टैंडिंग अकाउंट नहीं बन रहा ना, जितना इनकम उतना रिसीव्ड, तो कैश अकाउंट डेबिट इन्वेस्टिंग में और ऑपरेटिंग में क्रेडिट, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये वाला एक अकाउंट से लिंक होता है और ये वाला डायरेक्ट होता है। बॉडी में गया क्या, कहाँ जोर से बोल, कौन सा वाला एडजस्टमेंट बोल रहा है बेटा, क्या नहीं समझा, इसमें क्या दिक्कत जा रही है, फाइनेंस में ही तो जा रहा है ना बेटा, पैसा है, मैंने फाइनेंस ही बोला, मैं बोला बच्चे इन्वेस्टिंग समझते हैं कि कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए मिला है, अरे भाई जब तू खर्चा करेगा तब इन्वेस्टिंग, बट जब तेरे पास फंड आए तब तक तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना, इन्वेस्टिंग नहीं है वो, फाइनेंसिंग। अब मैंने अगर मान लो 10 रुपए कैपिटल प्रोजेक्ट में लगा दिए, जब लगाए तब इन्वेस्टिंग, बट जब मिले तब तो फाइनेंसिंग है ना। अरे आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए, आप लोगों ने फाइनेंसिंग में ही डाला है, बट कुछ बच्चे कैपिटल प्रोजेक्ट देख के भावनाओं में बह जाते हैं और इन्वेस्टिंग में डाल देते हैं उसको, समझा क्या। चलो इजी था, मुझे नहीं लगता दिक्कत जानी चाहिए थी, बट फिर भी आप लोगों ने सॉल्व किया है। आपका बोलना है हम गड़बड़ कर दिए, हमसे टाली वाली नहीं हुआ है शायद, है ना, मैं कर दूं फटाफट। एक तो डिविडेंड, हाँ एक तो गड़बड़ आपने डिविडेंड में की, डिविडेंड बॉडी के अंदर गया क्या, पर अभी बेटर अजम्पशन क्या रहता है, अगर नेट प्रॉफिट का अजम्पशन लेना है तो आफ्टर टैक्स, बेटर अजम्पशन इज आफ्टर टैक्स बिफोर डिविडेंड, क्लियर, बेटर अजम्पशन, उसके अलावा तो फिर तो गाँव भरे के अजम्पशन पॉसिबल है। और वाई आफ्टर टैक्स बिफोर डिविडेंड ये भी मैंने समझा दिया, क्योंकि अगर हमने पी एंड एल का बैलेंस लिया है, हम बैलेंस शीट का नहीं लेते मेजरली, वो बैलेंस क्या का देता है, वो पी एंड एल का बैलेंस देता है, तो पी एंड एल में जो बैलेंस रहता है दिस विल बी आफ्टर टैक्स बिफोर डिविडेंड, ठीक है, आफ्टर टैक्स बिफोर डिविडेंड। ये हो गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट विल बी, वो ईयर वीयर लिख लेना आपने, मैं हेड दे रहा हूँ डायरेक्ट। पहला हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाँ चल 15-20 लाइन छोड़ देना, ठीक है, उसके बाद में ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में 8 या 10 लाइन छोड़ देना, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और उसके बाद में आपका जो भी रिस्पेक्टिव एक्टिविटी आ जाएगा। जगह कम पड़ रही है, हमने लाइंस कम खींचे थोड़ी हल्की सी। चल शुरू करते हैं। नेट प्रॉफिट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डिविडेंड, टू अवॉइड कंफ्यूजन। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डिविडेंड 25,000 है। इसमें क्या करेंगे, डिविडेंड, डिविडेंड का इफेक्ट नेट प्रॉफिट में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, बट डिविडेंड पेड विल बी इंक्लूडेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख दूं यहाँ पे लेस डिविडेंड पेड, कितना है बच्चा बोल, डिविडेंड पेड 8535, एंड नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 5,000, ये एड बैक हो जाएगा ना, ऐड
प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? प्रोविजन फॉर टैक्स बच्चा बोल 5,000। तो आपका जो 30,000 रहने वाला है, ये 30,000 इज योर एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट ना? इसको हम क्या बोलते हैं? नेट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। Net profit before tax and dividend. This is your actual starting point when it comes to your preparing the cash flow statements. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये यहाँ नीचे से लेस इनकम टैक्स पेड। कितना इनकम टैक्स पेड? 4248। ठीक है, एक मिनट देना मेरे को, एक मिनट देना। ठीक है, एक बार पढ़ लो, पढ़ लो, एक मिनट। चल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा अगला? इनकम टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर तक हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट के कायदे से दो इफेक्ट जाते हैं, एक जाता है ऑपरेटिंग में, दूसरा जाता है अकाउंट में। बट हमने अकाउंट बनाया है क्या? हमने अकाउंट नहीं बना, जरूरत नहीं है ना। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए रहते तो निकालना पड़ता, अभी दिया नहीं है तो सिर्फ ऑपरेटिंग का इफेक्ट दे दूँ, यानी सिर्फ कैश फ्लो का इफेक्ट दे दूँ। यहाँ पे कैश फ्लो में भी इफेक्ट क्या चला जाएगा? ऐड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट? ऐड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, किधर गया? ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो भी क्या नाम से हो जाएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। कितना है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स? जवाब दे रहे बच्चा, 40। अच्छा, अब मेरे को बता, लॉस सेल जो किया है, सेल किया है तो पैसा आया होगा, पैसा कितना आया उसके लिए हिंट अगली लाइन में दी हुई है। बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स होल्ड वाज दिस, तो बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स होल्ड इज दिस। इसका मतलब हमने क्या किया है? एसेट सेल किया। ओहो, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स कितना हो जाएगा? 185 माइनस 40। कितने का एसेट बेच दिया हमने? 145 का एसेट। पैसा आया, डेबिट ऐड ही होना है उसने, प्लस ही होना है। ठीक है, अगला क्या है उसके बाद में? डिप्रिशिएट, डिप्रिसिएशन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। 20,000 रुपये का डिप्रिसिएशन है। एड बैक नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग डिप्रिसिएशन, 20,000 का डिप्रिसिएशन हो गया। नेक्स्ट, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस हो जाएगा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। मेरे को बताओ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का दूसरा इफेक्ट कैश में जाता है यानी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में जाता है। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देखेंगे हम, दिया होंगे, ये दिया है ना, तो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ पर पहले लेस कर दो प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 100 रुपया। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कैरिंग अमाउंट यानी सेल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितना है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 27,765। देन अगला क्या हो गया आपका? इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके डबल इफेक्ट देना क्योंकि यही खर्चा यही इनकम, यही खर्च, सॉरी यही इनकम और यही रिसीव्ड। कैश अकाउंट डेबिट टू ये कैश अकाउंट डेबिट चला जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से कितना? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2506 वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट हो जाएंगे इंटरेस्ट
ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? 2506। डन, बॉडी के अंदर गया क्या ये? नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस ऐड बैक हो जाएंगे ऊपर 10,000 के। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितना? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 10,000। और इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर, पे कर दिया आपने तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, लेस इंटरेस्ट पेड, कितना इंटरेस्ट पेड? 10,520, 10,520 हो गया यहाँ तक। उसके बाद में क्या है? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है आपका। वर्किंग कैपिटल कितने से बढ़ गया है? 56,051। वर्किंग कैपिटल बढ़ा है तो एसेट बढ़ा है, अच्छी बात है, ऐड होना चाहिए। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? एक लाइन छोड़ के यहाँ लिख दूँ क्या? लेस डिक्रीज, नहीं क्या, लेस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इसके लिए हम मेहनत करते थे, 4-5 एसेट्स एडजस्ट करते थे, वो करने की ज़रूरत नहीं है, उसने खुद करके दे दिया है। 56,081, 56,081 डन। अगला क्या है? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, आउटफ्लो है, आउटफ्लो है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कितना है? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 14,560, 14,560, ठीक है, ये लेस हो जाएगा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। देन नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर कितना? इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर 3850, 3850 आउटफ्लो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑफ कंस्ट्रक्शन इन वर्क इन प्रोग्रेस, अगेन खर्चा किया है, लेस एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है कि वर्क इन प्रोग्रेस लिखा है? कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल एसेट वर्क इन प्रोग्रेस है, खर्चा हो गया 34,740 और ये 3850 है, ठीक है। अगला क्या है उसके बाद में? प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल्स इन अरियर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया, ऐड प्रोसीड्स फ्रॉम कॉल्स इन अरियर्स, कितना है कॉल्स इन अरियर्स बच्चा बोल? हाँ, 2 रुपया कॉल्स इन अरियर्स से आगे। अगला है रिसिव्स ऑफ ग्रांट ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट्स, कैपिटल प्रोजेक्ट का ग्रांट मिला है आपको 12 रुपये का, 12 रुपये का ग्रांट मिला है तो एंट्री क्या हो जाएंगी? ऐड रिसिप्ट ऑफ ग्रांट्स फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट, कितना है कैपिटल प्रोजेक्ट का ग्रांट? 12 रुपया, ठीक है। अगला है प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से पैसा आया, ऐड प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग, हाँ 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 हाँ, प्रॉफिट ऐड, कैरिंग अमाउंट यानी बुक वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट यानी कि बुक वैल्यू 27,765 प्लस 100, प्रॉफिट ऐड कर लो 865 है, ठीक है। कैरिंग अमाउंट यानी बुक वैल्यू है, ठीक है। अगला आगे बढ़ना रे, अभी बाद में देखते हैं, आगे बढ़ो अभी, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, प्रोसेस ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया। प्रोसेस फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितना है? ये 20,575, ऐड प्रोसेस फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, हो गया। प्लस माइनस कर लो, सारे आंसर्स आपको मिल जाने चाहिए। थोड़ी सी जगह कम करेंगे, ऊपर कर ले चीज़ें। नहीं, मैंने बताया ना, बैंक ओवरड्राफ्ट रहता तो हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना रहता, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है तो फाइनेंसिंग। हर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो रहता है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रहे, ये ज़रूरी नहीं है।
चल क्या आ रहा है इसका ऑपरेटिंग का टोटल, पट 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 निकाल, 30 प्लस 40 यहाँ तक लेके आ, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाल ले, कितना आ रहा है बेटा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस? 57,434 माइनस 56,000, हाँ जो भी है ना, 56,081, 1353 माइनस ये करोगे तो 2895 का ऑपरेटिंग आ गया आपका, है ना? इन्वेस्टिंग का टोटल मार 22,634, 100 रुपये ऐड कर देना उसमें, 27,514, इतना ये क्या देख ले। ए प्लस बी प्लस सी कर लो, आंसर मिल जाएगा आपका। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर 1985। ऐड ओपनिंग कर दो इसमें, ऐड ओपनिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो है करना, ऐड ओपनिंग कितना है 5003, तो नेगेटिव आ रहा है क्या? नहीं, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 6988, हो गया डन। गया क्या बॉडी के अंदर? मजा आई, मजा आई। बढ़ो आगे यहाँ से। मेरे साथ ठीक कर लिया है ना आपने इसको? डिफिकल्ट नहीं था बेटा, डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन, मैं फिर बोलूंगा डिफिकल्ट नहीं था वो क्वेश्चन। व्हाट अबाउट 31? व्हाट अबाउट 31? लास्ट 2 प्रॉब्लम्स आर लेफ्ट, कर देते आज, थोड़ा सा एक्सटेंड करके फिनिश ही करते आज इसका मैटर। हैव यू ऑल डन 31? प्रॉब्लम नंबर 31 इलास्ट्रेशन हो गया है? दिक्कत आई कि जम गया? क्या है, गिन चुन के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछा है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जल्दी हो जाता ना। इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग चला जा। सबसे पहले प्लांट अक्वायर देख ले, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है प्लांट अक्वायर्ड बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स, बट प्लांट अक्वायर्ड क्या ये कैश में किया है कि नॉन कैश हो गया? तो इसका इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा, काट दूँ क्या इसको, चलेगा? ठीक है। क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑन प्लांट इन फायर, तो ये इसका इफेक्ट दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा, मतलब ये हो जाएगा ऐड, पैसा आया ना, इनफ्लो है, ऐड, ठीक है। उसके बाद में अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू सब्सिडरीज, लोन गिवन टू सब्सिडरीज जो है ये इन्वेस्टमेंट ही है ना, आपने इन्वेस्ट किया इन सब्सिडरी, तो ये क्या हो जाएगा आउटफ्लो माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव फ्रॉम सब्सिडरी, पैसा मिला है आपको, इनकम ऐड हो जाएगा, कैश इनफ्लो है, आया ना। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया था उस पर आपको डिविडेंड मिला है, तो इनफ्लो हो गया ये 62,400। एक्चुअली ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्यों दिया हुआ है ना, ये कैपिटल प्रॉफिट होता है। ये कौन सा प्रॉफिट होता है? कैपिटल प्रॉफिट। अब बच्चे दिमाग लगाते हैं सर कैपिटल प्रॉफिट है तो P&L में नहीं जाता, बट कैश फ्लो में जाता। कैश फ्लो में रेवेन्यू प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट से फर्क पड़ता कि इनफ्लो आउटफ्लो से फर्क पड़ता? क्यों कैपिटल प्रॉफिट, ये समझा ना? प्री एक्विजिशन है, इस पर आपका कोई हक नहीं बनता, प्री एक्विजिशन है, इस पर आपका कोई हक नहीं बनता। ठीक है, 1 मिनट है, मेरे सर पे घूम रहा जब से, इट्स इरिटेटिंग मी नाउ। चल,
अब मैं बताओ, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, क्लियर है, आगे बढ़ो। अगला क्या है? डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। डोंट यू थिंक डिबेंचर इंटरेस्ट पेड आउटफ्लो? बट डिबेंचर इंटरेस्ट पेड आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? तो दिस इज फाइनेंसिंग, तो इसका आउटफ्लो यहाँ कंसिडर नहीं होने वाला। इसका आउटफ्लो यहाँ कंसिडर, अरे बाबा तेरे को सिर्फ इन्वेस्टिंग पूछा है ना रे, होता है बट यहाँ कंसिडर नहीं होगा। टर्म लोन रीपेड अगेन फाइनेंसिंग, यहाँ कंसिडर होगा क्या? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग है, ये प्लस हो जाएगा, राइट? TDS ऑफ 8,200 वॉज डिडक्टेड फ्रॉम द अबव इंटरेस्ट। तो आपने इंटरेस्ट जो रिसीव किया है वो 68,000 है कि 68,000 प्लस 8,200? एक मिनट देख, सुन, तेरी जिंदगी में ऑप्शन क्या है? या तो तू 76,200 लिख के उसमें से 8,200 का TDS माइनस कर ले, अल्टीमेटली आंसर 68,000 आएगा, या तू इसको इग्नोर कर ले। अरे डिडक्टेड है तो मतलब कभी आपको कैश में मिला क्या? डिडक्टेड है तो सोच के देखना कभी कैश कितना मिला तेरे को, अल्टीमेटली कैश तो 68 ही मिला ना, अल्टीमेटली कैश तो 68। आपके मॉड्यूल में ना ये वाली हरकत की हुई है, 76 माइनस 8200 और आउटर कॉलम में 68 लिखा है। उससे अच्छा डायरेक्ट 68 ही लिख दो, इसको इग्नोर कर दो, चलेगा? गया क्या बॉडी में? बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट सोल्ड लॉस 96,000, बुक वैल्यू 84,000। अब मेरे को बता 84,000 का प्लांट है, इसको आपने 9,600 के लॉस में बेचा है, तो कैश रिसिव्ड कितना हो जाएगा? 74,400। आपको नहीं लगता ये प्लस हो जाएगा? ये वाला इग्नोर होगा, 84,000 हमारे काम का नहीं, हमारे काम का क्या है? 74,400, 74,400, दैट्स इट। प्लस माइनस कर लो, आंसर मिल जाना चाहिए आपको। कितना आता है? 49, एक मिनट रुक जाना, मैं कर लेता हूँ। 49,600 माइनस 4,85,000 प्लस 82,500 प्लस 62,400 प्लस 68,000 प्लस 74,400 आया क्या? माइनस 1,48,100, दैट्स योर आंसर। अब मैं फ्लो चार्ट नहीं बना रहा, कैश फ्लो चार्ट नहीं बना रहा, आप बना लो इसको, प्लस माइनस जो भी, ठीक है? ये वाला इग्नोर होगा, ये वाला इग्नोर होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के तहत, ये वाला भी इग्नोर होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के तहत, ये वाला इग्नोर होगा एंड वी आर गोइंग टू कंसीडर दैट, और TDS इग्नोर होगा, TDS की जगह वी आर गोइंग टू राइट ओनली 68,000, दैट्स इट। बाकी सब एडजस्ट होगा। गया बॉडी में? गया? ये वाला इग्नोर होके ये कंसीडर होता है, ठीक है? 84,000 को इग्नोर होके हमने 96,000 का जो लॉस है वो माइनस किया ना, प्रॉफिट रहता तो ऐड कर दिया रहता, प्रॉफिट रहता तो क्या कर दिया रहता हमने? ऐड। हाथों हाथ एक AS खत्म हो गया है। ये देख लो AS3 के क्वेश्चन, जो मॉड्यूल के क्वेश्चन से AS3 के, वो सॉल्व कर रहे हो आप। यहाँ देखो ना, ये AS3 मॉड्यूल 1 का AS3 का इलास्ट्रेशन 5 सॉल्व किया आपने, सेम ही चे जो यहाँ पढ़ रहे वो इच्चे वहाँ पे भी। बट हाँ, आपसे एक्सपेक्टेड है कि उसकी थेरी पढ़ लो एक बार, क्योंकि थेरी क्वेश्चन बताया, आज ही बताया मैंने थेरी क्वेश्चन, तो थेरी पढ़ लेना आपसे एक बार का एक्सपेक्टेड है। जब मैं AS करवाऊंगा तो एक बार की थेरी पढ़वा भी दूंगा, याद भी दिला, ऐसा किया था, याद दिला देना मेरे को, थेरी पढ़नी बाकी है तब। चल नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 32, लास्ट प्रॉब्लम है, AS का क्वेश्चन है। चलो बात निकली है तो कर ही देता हूँ अभी फटाफट में। AS3 है, किधर गया क्वेश्चन?
दिया है यार, वही था। हाँ यही तो है। 10 lakhs ऑफ वी लिमिटेड, यही है ना, देख क्या लिखा हुआ है, एक्स लिमिटेड परचेज डिबेंचर्स, यही क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड परचेज, एक्स लिमिटेड परचेज डिबेंचर्स ऑफ 10 लाख विच आर रिडीमेबल विद इन 3 months, 3 महीने में रिपे करना है। हाउ विल यू शो दिस आइटम ऑन AS3 वाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेरे को एक चीज़ बता, 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स को आपको 3 महीने के अंदर में रिपे करना है, वेदर यू हैव रिपेड इट और यू आर गोना रिपे इट। देख क्या दिया हुआ है, as per AS3 cash flow statement, cash and cash equivalent consist of cash in hand, balance with bank and short term and highly liquid investment. If the investment of 10 lakh made in the debentures in the shorter term, then it is cash and cash equivalent. अगर investment जो हमने किया है, इन्वेस्टमेंट अगर हमने शॉर्टर टर्म में किया तो इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाउएवर इफ द इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द डिबेंचर फॉर द लॉन्गर पीरियड, इट शुड बी क्लासिफाइड अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। खत्म। आपको नहीं लगता है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी पे क्वेश्चन है? क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी का क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना पहले, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी का क्वेश्चन हमने किया है ना, याद है क्या? एक्चुअली इसकी पोजीशनिंग गलत है, उस क्लासिफिकेशन के साथ में आना चाहिए वो, बट ठीक है अभी चलने दो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देख लो, उसका आंसर लिख के रखना है तो लिख के रख लो। इफ यू वांट टू राइट द आंसर डू इट नाउ। हाँ मैम, मेजरली ऐसी इर्द गिर्द, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं। एक मिनट, इसको शिफ्ट कर देते हैं हम, प्रॉब्लम नंबर 32 अभी नहीं कर रहा मैं, आपके नोट्स में नहीं कर रहा, नेक्स्ट एडिशन में इसको शिफ्ट कर देंगे। वो हेड वेड बताने वाले क्वेश्चन थे ना यहाँ, चल हो गया है। अब मैं कह सकता हूँ क्या कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट खल्लास हो गया? कैश फ्लो स्टेटमेंट, वी आर कंप्लीटेड विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ विल स्टार्ट विद डिविडेंड बांटने का क्या, और मैनेजर रेम्युनरेशन सेक्शन 197 198 ऑफ कंपनीज एक्ट, उसके कैलकुलेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले देखते हैं डिविडेंड, फिर मैनेजरियल रेम्युनरेशन, या पहले मैनेजर, जो भी है मैं देखता हूँ, शॉर्ट आउट करता हूँ। कल तो संडे, आराम करो। कॉस्टिंग का क्लास है, ऑफकोर्स कॉस्टिंग का क्लास है। आज यहीं रुकते हैं, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। कैश फ्लो डन, कोई डाउट? हाँ नहीं 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 नहीं, 15 दिन रेगुलर। तेरे को पुराने टॉपिक भूल जाओ, वैसे भी ले। कब? तो उसके बाद भी तू सीरियस नहीं है तो सोच क्या लेवल पे तू बेवकूफ़ी कर रहा है जीवन में। लेक्चर मैं दूंगा ही नहीं तेरे को, आज भी नहीं दूंगा मैं तेरे को 15 दिन। मैंने तू कम से कम एक टॉपिक पूरा कंटिन्यू कर, क्योंकि मेरे को तेरे सीरियसनेस पे एक पैसे का विश्वास नहीं है। मैंने तेरे को वीडियो दिया तो तू आज सुबह भी लेट आया। तू एक मिनट पहले रिकॉर्डिंग बंद करने दो मेरे को।